कृपया यह वीडियो देखने से पहले टीसीपी और ज्यूरी ट्रायल का वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार मित्रों, आज एक शब्द बहुत प्रचलित है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में सबसे पहले बेईमान और भ्रष्ट मंत्री, जज और सरकारी अधिकारियों की छवि आ जाती है। यहाँ तक कि आज हर बच्चा भी जानता है कि नेता कैसे होते हैं। गरीबी, महंगाई, कमजोर होती सेना, बंद होती स्वदेशी कंपनियां, कमजोर होती शिक्षा व्यवस्था जैसे अन्य गंभीर समस्याओं का कारण है केवल भ्रष्टाचार। और यही भ्रष्टाचार का जड़ है भ्रष्ट कानून, जो साधारण नागरिकों को कोई भी अधिकार नहीं देते। केवल और केवल यही भ्रष्टाचार और बेईमानी के कारण हमारे देश में गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे भुखमरी, गरीबी। इसलिए जब तक हम भ्रष्टाचार को कम नहीं करेंगे तब तक भुखमरी, गरीबी कम नहीं होगी। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है शीर्ष के कुछ लोग आपस में साठ-गांठ करके समूह बनाकर नागरिकों को लूटते हैं। भ्रष्टाचार तीन तरह से होते हैं। पहला, पैसों के लिए किया गया भ्रष्टाचार। दूसरा, कोई पद पाने के लिए किया गया भ्रष्टाचार। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है नाम कमाने के लिए किया गया भ्रष्टाचार, जिसमें व्यक्ति नाम कमाने के लालच में भारत को बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। आज देश में सब नेता वोट के समय तो आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल के लिए नागरिकों को भूल जाते हैं और खुल के अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। यदि व्यवस्था ही खराब हो तो अच्छे और ईमानदार लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यवस्था अच्छी हो तो 99% बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। अच्छी व्यवस्था का मतलब जहां नागरिक किसी भी दिन बुरे व्यक्तियों को बदलकर अच्छे व्यक्तियों को ला सके। आज हम साधारण नागरिकों को मालूम है कि नेता, जज, अधिकारी भ्रष्ट और बेईमान होते हैं, पर यह जानते हुए भी साधारण नागरिक क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? इसका केवल और केवल एकमात्र कारण है नागरिकों का डर। आज भ्रष्ट नेता या अधिकारी बिना किसी डर के हम साधारण नागरिकों को लूट रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज हम साधारण नागरिकों के पास किसी भी भ्रष्ट नेता, जज, अधिकारियों को नौकरी से निकालने का और सजा देने का अधिकार नहीं है। आज अमेरिका जैसे देश में वहां के साधारण नागरिकों के पास भ्रष्ट नेता, जज और अधिकारी को नौकरी से किसी भी दिन निकालने का अधिकार है, लेकिन भारत में हम साधारण नागरिकों को यह अधिकार नहीं है। और यही कारण है कि हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और भारतीय सेना कमजोर होती जा रही है। किसी भी दिन भ्रष्ट को नौकरी से निकालने के इसी अधिकार को कहते हैं राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का अर्थ होता है कि यदि कोई भी मंत्री, जज, अधिकारी भ्रष्ट हो जाए और नागरिकों का काम ना करें तो उसे साधारण नागरिक किसी भी दिन नौकरी से निकाल या बदल सके, और इसके लिए नागरिकों को दूसरे जज या मंत्री के पास या किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। राइट टू रिकॉल को सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। यदि आप किसी को उसके भ्रष्टाचार और शैतानी प्रवृत्ति के कारण बदलते हैं या इन भ्रष्टों को कान पकड़कर उनके कुर्सी से उतारना शुरू कर दें, तो क्या इससे अस्थिरता बढ़ेगी? क्या इसमें कोई स्थान खाली रहेगी? क्या इसके लिए कोई चुनाव आवश्यक है? क्या ये बिना चुनाव के संभव है? कौन बदला जाएगा और कैसे? इस कानून यानी राइट टू रिकॉल का प्रयोग हम साधारण नागरिक कैसे कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आगे देखेंगे। राइट टू रिकॉल सारे जन सेवक जैसे जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सांसद, विधायक, लोकपाल, मुख्यमंत्री और सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है। आइए राइट टू रिकॉल को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर का नौकर आपकी बात ना सुने और आपके ही घर में चोरी करे, तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप कान पकड़कर उसे घर से निकाल देंगे और नया नौकर निकाले जाने के डर से आपका काम करेगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर उसने सही से काम नहीं किया तो वो भी पहले वाले नौकर की तरह निकाल दिया जाएगा। अब आइए राइट टू रिकॉल क्यों जरूरी है उसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको घर खरीदने के लिए 2 शहरों में से एक को चुनना है। एक शहर में ये कानून है कि 5 साल के लिए आप अपने नौकर को निकाल नहीं सकते, चाहे नौकर कितना भी बुरा काम करे, और उसे हर महीने वेतन देना होगा। लेकिन दूसरे शहर में ऐसा कोई कानून नहीं है।
तो फिर आप कौन से शहर में घर खरीदेंगे? स्पष्ट है कि आप दूसरे शहर में ही घर खरीदेंगे, जहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप अपने नौकर को 5 साल के लिए नहीं निकाल सकते हैं। राइट टू रिकॉल कानून का डर एक लटकती तलवार की तरह है कि काम करना है, और यदि काम नहीं किया तो नागरिक कभी भी उन्हें उठाकर फेंक सकता है। यहाँ तक कि भारत के धनी वर्ग जैसे उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यह नहीं चाहती हैं कि भारत के साधारण नागरिकों के पास यह अधिकार हो, क्योंकि राइट टू रिकॉल कानून से साधारण नागरिक सुखी संपन्न होने लगेंगे और उनका शोषण कम होने लगेगा। हमारी रिकॉल की पद्धति अपीयरेंस बेस्ड अर्थात हाजिरी वाली और पॉजिटिव रिकॉल पर आधारित है। तो कृपया राइट टू रिकॉल की पद्धति को जानने से पहले कृपया आप टीसीपी का वीडियो अवश्य देख लें। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिससे भारत का हर एक नागरिक सीधे जुड़ा हुआ है। उसका कोई भी अच्छा या बुरा कार्य नागरिकों पर सीधा असर करती है। उदाहरण है महंगाई। आज हम साधारण नागरिकों के पास प्रधानमंत्री को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भ्रष्ट प्रधानमंत्री, भ्रष्ट जज और भ्रष्ट रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिससे साधारण नागरिकों को बहुत परेशानी से जीवन बिताना पड़ रहा है। महंगाई का नियंत्रण एकमात्र प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, अर्थात इसी कारण नागरिकों के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को किसी भी समय बदल सकें। इस प्रकार जो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा उसके ऊपर जनता का दबाव होगा और वो महंगाई को नियंत्रित करेगा और भ्रष्टाचार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री के अंतर्गत सेना और देश की सुरक्षा भी आती है। इसीलिए भ्रष्ट प्रधानमंत्री के कारण देश की सेना आज बहुत कमजोर हो गई है और हम पर कभी भी चीन या अमेरिका हमला कर सकते हैं और हमको गुलाम बनाकर लूटपाट कर सकते हैं। बहुत लोग कुतर्क करते हैं प्रधानमंत्री को हम सीधे नहीं चुनते, इसलिए हम उसे सीधे नहीं निकाल सकते। पर हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। संविधान के अनुसार नागरिक इस देश के मालिक हैं, इसीलिए नागरिक किसी भी दिन अपने निकम्मे प्रधानमंत्री या अन्य कोई भी जनता के नौकर को बदल सकते हैं। आइए अब देखते हैं राइट टू रिकॉल ग्रुप द्वारा राइट टू रिकॉल कानून की प्रस्तावित पद्धति। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि भ्रष्ट प्रधानमंत्री का अत्याचार नागरिकों के ऊपर बढ़ गया है और साधारण नागरिक उस भ्रष्ट प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन फॉर द पीएम कैंडिडेचर बाय एनी एलिजिबल सिटीजन, अर्थात कोई भी योग्य नागरिक कलेक्टर के दफ्तर जाकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए अपना नाम दर्ज कर सकता है प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर। प्रक्रिया नंबर 2, अप्रूवल फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बाय कॉमन सिटीजन, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक तलाटी या विलेज ऑफिसर कार्यालय में जाकर मात्र 3 रुपए शुल्क का भुगतान करके प्रधानमंत्री पद के लिए अधिकतम 5 व्यक्तियों पर स्वीकृति दे सकता है। तलाटी उस नागरिक का फोटो और उंगली का छाप लेगा और उसे रसीद देगा, जिस पर उसका मतदाता पहचान संख्या और व्यक्तियों के नाम जिसे उसने मंजूरी दी है लिखी होगी। कुछ ही दिनों में सुरक्षित मैसेज सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिससे ये खर्चा 5 पैसे में हो जाएगा। प्रक्रिया नंबर 3, पुटिंग द सिटीजन्स प्रेफरेंसेस ऑन द पीएम वेबसाइट एट द पटवारी, अर्थात पटवारी प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर नागरिकों के वोटर कार्ड नंबर सहित उसके द्वारा चुने गए व्यक्तियों के नाम डाल देगा। प्रक्रिया नंबर 4, सेफगार्ड क्लॉज विच कैन बी यूज्ड बाय द कॉमन सिटीजन्स, अर्थात इस धारा के कारण ये प्रक्रिया पैसों से, गुंडों से या मीडिया द्वारा खरीदी नहीं जा सकती। साधारण नागरिक किसी भी दिन अपना स्वीकृति रद्द कर सकता है। प्रक्रिया नंबर 5, पब्लिशिंग दी पीएम कैंडिडेट्स अप्रूवल काउंट्स, अर्थात हर महीने की पहली तारीख को सचिव हर उम्मीदवार की स्वीकृति की गिनती प्रकाशित करेगा। प्रक्रिया नंबर 6, मेथड टू डिटरमाइन द अप्रूवल काउंट्स ऑफ द सिटिंग पीएम, अर्थात वर्तमान प्रधानमंत्री के स्वीकृति की गिनती इन 2 विकल्पों में से जो अधिक होगी मानी जा सकती। नंबर 1, नागरिकों की संख्या जिन्होंने उसे स्वीकृति दी है। नंबर 2, लोकसभा सांसद जिन्होंने उसे समर्थन दिया है, उन्हें उनके वोटों की कुल जमा राशि। प्रक्रिया नंबर 7, व्हेन कैन ए पीएम कैंडिडेट बिकम द न्यू पीएम, अर्थात यदि किसी भी उम्मीदवार को 15 करोड़ वोटर्स की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और यदि वर्तमान प्रधानमंत्री से 1 करोड़ स्वीकृति अधिक मिलती है, तो मौजूदा प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
प्रक्रिया नंबर 8, सिटीजन्स वॉइस 1। यदि कोई नागरिक इस कानून में परिवर्तन लाना चाहे तो वो जिला कलेक्टर के दफ्तर जाकर अपना एफिडेविट जमा करा सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क एफिडेविट को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखेगा, प्रति 20 रुपए पन्ना लेकर। प्रक्रिया नंबर 9, सिटीजन्स वॉइस 2। यदि कोई भी नागरिक इस कानून या इसके कोई अंश का विरोध करना चाहे या प्रक्रिया नंबर 8 के अनुसार जमा एफिडेविट पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवाना चाहे तो पटवारी के दफ्तर वोटर आईडी कार्ड सहित जाकर और 3 रुपए शुल्क देकर पटवारी से कहकर अपनी हाँ या ना दर्ज करवा सकता है। इसके बदले पटवारी उसे एक रसीद देगा। नागरिक की हाँ या ना प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर दिखेगी। यदि आपको यह पद्धति ठीक से समझ में ना आया हो तो कृपया वीडियो के आखिर में जो लिंक्स दिए गए हुए हैं, कृपया उस पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। TCP अर्थात पारदर्शी शिकायत पद्धति द्वारा नागरिकों को ये जांची जा सकने वाली जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन सा व्यक्ति जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है। इस प्रकार कोई भी नागरिक निर्णय कर सकता है कि उसको किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन करना है कि नहीं। टीसीपी प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो देखें और ये लिंक पढ़ें। अमेरिका के रिकॉल सिस्टम में 2 बार चुनाव होता है। पहला चुनाव किसी को निकालने के लिए और उसके बाद किसी नए उम्मीदवार को चुनने के लिए। तो इससे कुछ समय के लिए स्थान खाली रहता है, जिससे अस्थिरता की भी संभावना है। लेकिन हमारे प्रस्तावित राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री सिस्टम में कोई वर्तमान प्रधानमंत्री तभी बदला जाएगा जब कोई उससे अच्छे विकल्प को वर्तमान प्रधानमंत्री से 1 करोड़ अधिक नागरिकों के समर्थन मिलेंगे। और इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री बदलने के बाद चुनाव करवाने की भी जरूरत नहीं है और इससे देश का करोड़ों रुपए बच जाएगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे रिकॉल की पद्धति अपीयरेंस बेस्ड है, अर्थात हाजिरी वाली, और उसी तरफ अमेरिका में हस्ताक्षर वाली राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया है। यानी अमेरिका में नागरिकों की हस्ताक्षर द्वारा बहुमत जांचा जाता है, पर हस्ताक्षर वाली पद्धति हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो महान सरकार है वो आजादी के 66 वर्षों के बाद भी नागरिकों के हस्ताक्षर के रिकॉर्ड्स तक नहीं बना पाई है। इसलिए हस्ताक्षर वाली पद्धति हमारे देश में काम नहीं करेगी। इसके अलावा हाजिरी वाली राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया में खर्च कम होता है हस्ताक्षर वाली प्रक्रिया की तुलना में। हाजिरी वाली राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया में धांधली भी नहीं होती है, जबकि हस्ताक्षर वाली राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया में धांधली होने की बहुत संभावना है। आइए अब राइट टू रिकॉल के बारे में और भी कुछ जानकारियां प्राप्त करें। हमने उन जगहों में राइट टू रिकॉल प्रस्ताव नहीं किया है जहां पर जिला या चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से कम हो। 1 लाख या 50,000 वाली कम जनसंख्या पर राइट टू रिकॉल का इतना प्रभाव नहीं होगा और ऐसी जगहों के लिए जूरी ट्रायल काम करेगी। जूरी ट्रायल के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो के अंत में इसका लिंक देखें। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि राइट टू रिकॉल के इस प्रक्रिया से क्या कोई एक विशिष्ट जाति या धर्म गलत फायदा उठा सकते हैं? हर व्यक्ति सबसे पहले अपना फायदा और नुकसान देखता है। यदि किसी भी जिले का एमएलए नागरिकों को खुश रखता है अच्छे कार्यों द्वारा, तो नागरिक उसे वोट देते समय यह कभी नहीं देखता कि वो कौन से जाति धर्म का है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगा है और आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, एक आपके रिश्तेदार का है लेकिन वो खाना अच्छा नहीं बनाता, और दूसरा अच्छा खाना बनाता है लेकिन वो आपका रिश्तेदार नहीं है। तो आप कौन सी जगह को चुनेंगे? स्वाभाविक है आप दूसरा विकल्प चुनेंगे जहां अच्छा खाना मिलता है। यदि किसी जिले में या इलाके में कोई विशिष्ट धर्म या जाति के लोग अपनी मनमानी और गलत फायदा उठाना चाहते हैं, तो उस राज्य के दूसरे जिले के लोग और भारत के पूरे लोग बताए गए जनता की धारा 1 और 2 का प्रयोग करके गलत काम को रुकवा सकते हैं, और यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वहां पर 4 वर्षों के लिए अपने द्वारा निर्वाचित अफसरों को नियुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कश्मीर के लोगों के अलावा यदि बाकी राज्य के लोग ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 रद्द होनी चाहिए, तो वो धारा जनता की आवाज 1 और 2 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई इलाके या जिले में इसका गलत प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
ड्राफ्ट का नाम जरूरी नहीं है, ड्राफ्ट में क्या लिखा है वो जरूरी। इसलिए कृपया दूसरे नागरिकों और कार्यकर्ताओं को संक्षिप्त में देश के लिए अच्छे और बुरे प्रक्रियाओं के बारे में बताएं। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राइट टू रिकॉल कानून को बदनाम करने के लिए दोषपूर्ण और बेकार कानून लाया गया है, जिससे लोगों का इस कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाए। इन राज्यों ने केवल छोटे पद जैसे मेयर, पंचायत पर रिकॉल लागू किया है और नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया है कि वो उन्हें सीधे बदल सके, और जज चाहे तो उन्हें रिकॉल होने के बाद भी वापस उसी पद पर बैठा सकते हैं। राजस्थान में नकली राइट टू रिकॉल मेयर का उदाहरण लीजिए। वो प्रक्रिया कहती है कि वापस बुलाने या रिकॉल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2/3 काउंसिलर को सफलतापूर्वक याचिका दर्ज करवानी होगी। उसके बाद रिकॉल चुनाव होगा, जिसमें वोटर्स मेयर या चेयरमैन को निकालने के लिए हाँ या ना दर्ज करेंगे, और यदि 50% से ज्यादा वोटर्स हाँ दर्ज किया तो मेयर निकाला जाएगा। लेकिन काउंसिलर और मेयर यदि आपस में साठगांठ बना लें तो नागरिक फिर भ्रष्ट मेयर को नहीं निकाल पाएंगे। और इससे भी बुरा यह होगा कि यदि कोई मेयर अच्छा भी है और यदि वो काउंसिलर को रिश्वत लेने से रोकता है तो काउंसिलर मेयर के विरुद्ध जाकर रिकॉल चुनाव की मांग कर सकते हैं। नागरिकों को ऐसा कोई रिकॉल चुनाव नहीं चाहिए, तो भी इस नकली रिकॉल प्रक्रिया में साधारण नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। असली राइट टू रिकॉल में नागरिक और केवल नागरिक वापस बुलाने या बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बहुत से भारतीय लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट की तरह काम करते हैं, वे ऐसा दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि यदि राइट टू रिकॉल आएगा तो भारत देश में प्रलय आ जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कृपया बताएं कि हमारे बताए गए कौन सी पद्धति में कौन सी धारा से प्रलय आ जाएगा, तो फिर उनका कोई बयान नहीं आता। और कुछ लीडर्स जनता की मांग के दबाव में आकर राइट टू रिकॉल का नकली मांग करते हैं। नकली मांग इसलिए क्योंकि ये लीडर्स राइट टू रिकॉल का कोई ड्राफ्ट या विस्तृत प्रक्रिया नहीं देते हैं, बस 1 या 2 लाइंस में ऐसी बात करते हैं राइट टू रिकॉल का, जिससे लागू करने से देश का कुछ भला होना तो दूर, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। कोई भी कानून लाने के लिए ड्राफ्ट बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी लीडर्स यदि कोई कानून की मांग बिना किसी ड्राफ्ट के दिए कर रहा है तो ये साफ है कि वो केवल कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहा है। तो यह हर कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप अपने प्रिय लीडर से ड्राफ्ट की मांग कीजिए। अगर वो नहीं देता हो तो आप समझ सकते हैं, तो समझदार को इशारा ही काफी है। और ये लीडर्स जानबूझकर राइट टू रिकॉल को कम महत्व का बताकर राइट टू रिजेक्ट, यानी जो 5 साल में एक बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसी बेकार प्रक्रिया पर जोर देकर कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जो XYZ पार्टी से नफरत करता है, उनके लिए कोई चारा नहीं है कि वो ABC पार्टी के लिए वोट डाले ताकि XYZ ना जीत पाए, और ऐसे ही ABC के नफरत करने वाले लोग XYZ को वोट देंगे राइट टू रिजेक्ट बटन होने के बावजूद। इसलिए राइट टू रिजेक्ट बटन होने पर भी देश में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बटन दबाने का मौका तो 5 साल में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। प्रसिद्ध कुबुद्धिजीवी और भ्रष्ट मीडिया गलत बात का प्रचार करते हैं कि देश की हालत बुरी इसीलिए है क्योंकि देश में हर नागरिक वोट नहीं देता, या जो देश में बदलाव लाना चाहते हैं वो चुनाव लड़ें और पार्लियामेंट में जाकर कानून बदलें, और इस तरह के कई बिना सर पैर की बातें करते रहते हैं। सर्वप्रथम, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रिय उम्मीदवार या पार्टी चुने जाने के बाद भी आपकी बात सुने, और पार्लियामेंट में जाने के बाद आपकी बात ना सुने तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। और पिछले 64 वर्षों से यही होता आ रहा है। उदाहरण के लिए 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने नागरिकों को वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वे राइट टू रिकॉल कानून लाएंगे, लेकिन जैसे ही वो जीतकर MPs बनकर पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने नागरिकों को ठेंगा दिखा दिया। पार्लियामेंट सिस्टम है ही ऐसा कि इसके द्वारा जनहित के कानून पास ही नहीं हो सकते। आइए समझते हैं कैसे। पहला, यदि नागरिक सोचते हैं कि केवल अकेला एक प्रधानमंत्री से देश ठीक हो जाएगा तो वो किसी जन्म में भी नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री चाहे कितना भी देशभक्त और ईमानदार क्यों ना हो, वह अकेला अच्छे कानून नहीं बना सकता।
और वो अकेला ईमानदार रहे और बाकी एमपीज बिक गए तो अच्छे कानून नहीं बन पाएंगे। उल्टा सारे बेईमान एमपीज अगर एक हो गए तो मोशन के द्वारा वो ईमानदार प्रधानमंत्री को बदल भी सकते हैं। दूसरा, यदि लोकसभा में कोई जनहित का कानून बहुमत पार्टी द्वारा पास हो भी जाता है तो उस कानून को देश में लागू करवाने के लिए राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। तीसरा, राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत बनाना बहुत कठिन है और यदि किसी पार्टी का बहुमत से जनहित का कानून पास हो भी जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज रद्द कर सकते हैं और इस तरह से कोई एक जनहित के कानून लाने में कई जन्म लग जाएंगे और केवल कुछ गिने चुने ईमानदार व्यक्ति या प्रधानमंत्री इतने सारे बेईमान और बिके हुए सांसदों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि आज मीडिया पूरे बेईमान लोगों द्वारा संचालित किया जाता है और मीडिया का ही सारा खेल होता है किसी को हीरो या किसी को जीरो बनाने में। देश में लोग यदि 50% वोट देते हो या 100%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि नागरिकों के पास किसी भी दिन बेईमान और भ्रष्ट सांसद या प्रधानमंत्री को नौकरी से निकालने का अधिकार होगा तो कोई भी बेईमान व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा, तो इससे कम या ज्यादा वोट होने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम साधारण नागरिक भारत में राइट टू रिकॉल कैसे ला सकते हैं। आज हमारे देश का प्रशासन सुधारने के लिए हमें 100 या 100 से अधिक अलग अलग कानूनों या बदलावों की जरूरत है, लेकिन बजाय के हम इसके लिए 100 अलग अलग आंदोलन करें, हमको एक ही कार्यकर्ता संचालित ड्राफ्ट के नेतृत्व में 1977 के इमरजेंसी विरोध जन आंदोलन जैसा एक आंदोलन करना चाहिए टीसीपी के लिए और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देना चाहिए कि वे टीसीपी को भारतीय राजपत्र में डालें। एक बार ये 3 लाइन का सरकारी आदेश आ जाता है तो फिर अगले दिन कोई व्यक्ति कलेक्टर के दफ्तर जाकर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री और राइट टू रिकॉल जज आदि जनहित के कानून ड्राफ्ट एफिडेविट में अर्जी के रूप में डाल सकते हैं और जब करोड़ों लोग अपने पास के पटवारी के दफ्तर जाकर उस मांग का समर्थन करेंगे तो इतना दबाव बन जाएगा तो प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करने और उसको भारतीय राजपत्र में डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इससे अभिप्राय है कि बस यह कह देना कि मैं इस प्रक्रिया ड्राफ्ट का समर्थन करता हूं तो इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे संविधान के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जनप्रतिनिधि जैसे एमपी, एमएलए को ईमेल और एसएमएस करके आदेश दें कि टीसीपी ड्राफ्ट को भारतीय राजपत्र में जल्दी से जल्दी छपवाएं और कृपया अपने भेजे गए ईमेल्स और एसएमएस को फेसबुक नोट या ट्विटर पर पोस्ट कीजिए ताकि और भी नागरिक कार्यकर्ता आपसे प्रेरित होकर वे भी अपने नेता को आदेश करें। जब तक समर्थन पब्लिक को दिखेगी नहीं तब तक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। यदि आपने समर्थन या बढ़ावा किया है और उसका प्रमाण नहीं दिया तो इसे कोई दबाव नहीं बनेगा। तो कृपया अपने समर्थन को नागरिकों को प्रमाण सहित दिखाइए और ऐसी जगहों पर उसे डालें जहां अधिक से अधिक लोग उसे आसानी से देख सकें, तभी जाकर आंदोलन सफल होगा। राइट टू रिकॉल के नाम से आपको लग रहा होगा यह कानून पश्चिम से लिया गया है, पर ऐसा नहीं है। यह प्रक्रिया संपूर्ण भारतीय है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, नहीं तो वो नागरिक को उसी तरह लूट लेगा जिस तरह एक जंगली जानवर कमजोर जानवरों को खा जाता है। और दयानंद सरस्वती जी ने यह श्लोक अथर्ववेद से लिया था। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 सालों तक इंतजार नहीं करती। महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा राम प्रसाद बिस्मिल, अन्य सभी महान क्रांतिकारी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक में थे, उन्होंने सभी महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल के पार्टी के बनाए हुए मैनिफेस्टो में लिखा था कि चुनाव राइट टू रिकॉल प्रक्रिया के बिना बस एक मजाक बन के रह जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में राइट टू रिकॉल की मांग की थी। राजीव दीक्षित जी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक राइट टू रिकॉल की मांग करते रहे। उनका कहना था राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक होना चाहिए। इन सभी महान व्यक्तियों ने भारत देश के व्यवस्थाओं को गंभीरता से देखते हुए राइट टू रिकॉल पर इतना जोर दिया था। इन महान व्यक्तियों का जो ये महान विचार पूरा नहीं हो पाया, इस विचार को पूरा करने का काम अब हमारे ऊपर है।
अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो उसके उत्तर के लिए ये PDF फाइल पढ़ें या हमारे Facebook ग्रुप से जुड़ें। धन्यवाद।